Hi everyone, welcome back to the virtual classes of utilization of energy and traction. And today we'll be studying an important category of high frequency heating, that is induction heating. आइए जानते हैं इंडक्शन हीटिंग होती क्या है। तो अगर इंडक्शन हीटिंग को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। आमतौर पे अगर आपने देखा हो, जब मैं पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के बारे में बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में, तब मैं बार बार आपसे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन फिनोमेनन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी उसके बारे में बात करता था। बट आज हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के बारे में जानेंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरीज देखी जाए तो इन कैटेगरीज को टाइप ऑफ मटेरियल्स में क्लासिफाई किया गया है। टाइप ऑफ मटेरियल में अगर पहली कैटेगरी हम लोग कंसीडर करें तो पहली कैटेगरी आती है इंडक्शन हीटिंग की आती है। और इंडक्शन हीटिंग में अगर मटेरियल देखा जाए तो यहाँ पर मटेरियल कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। और वो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या तो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको मालूम है हमारा यहाँ पे जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया। और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आपका जिंक हो गया, टिन हो गया, ब्रास हो गया। तो अगर ऐसे मटेरियल्स हैं बट कंडक्टिंग इन नेचर हैं तो वो इंडक्शन हीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है बेसिकली वो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, आइए इंडक्शन हीटिंग के बारे में जानते हैं। इंडक्शन हीटिंग को अगर ब्रीफ में समझा जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज करिए आपने एसी करंट प्रोवाइड किया, ठीक, और एसी करंट को आपने प्रोवाइड किया और किसी पर्टिकुलर कॉइल में प्रोवाइड किया। तो अब ये कॉइल कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर करंट कैरिंग कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हो रहेगी हमारी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। फ्लक्चुएटिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन हो रहा है हमारा वो अल्टरनेटिंग इन नेचर है। पॉजिटिव साइकिल में करंट का डायरेक्शन कुछ होगा और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ होगा। इसी तरीके से नेगेटिव साइकिल में करंट का डायरेक्शन कुछ होगा और उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ होगा। तो यहाँ पे जो कॉयल है जब उसमें एसी करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट कैरिंग कॉयल में बदल जाती है और फिर वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर कॉयल में, और वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है। बट सपोज करिए ये जो कॉयल है, इसी कॉयल में हमने क्या किया, प्लेस कर दिया एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन। ठीक, वो स्पेसिमेन हमारा फेरस एलॉयज का भी हो सकता है या तो नॉन फेरस एलॉयज का हो सकता है। ठीक, तो सपोज करिए कि हमने कोई स्पेसिमेन इस पर्टिकुलर कॉयल में रख दिया। अब इस स्पेसिमेन में क्या होगा, इस स्पेसिमेन में लोकल एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे और लोकल एडी करंट्स के कारण क्या होगा, उनका भी फ्लक्स होगा। और उनका फ्लक्स क्या होगा, इस तरीके से होगा कि जो मेन फ्लक्स होगा यहाँ का, जो सपोज करिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है एडी करंट के कारण, तो यहाँ पे जो एडी करंट का फ्लक्स होगा और मेन करंट का फ्लक्स होगा, उनको देखा जाए तो उनमें रिलेशनशिप क्या रहती है, 90 डिग्री की रिलेशनशिप रहती है। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री की रिलेशनशिप होती है। अच्छा, इस एडी करंट के कारण क्या होगा, हमारा हीटिंग मैकेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, हीटिंग मैकेनिज्म डेवलप होगा। अगर हमारा मटेरियल सपोज करिए आयरन का बना हुआ है तो इस हीटिंग मैकेनिज्म में एडी करंट के साथ हिस्टेरेसिस का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, हिस्टेरेसिस का भी रोल आ जाएगा। आइए समझते हैं इंडक्शन हीटिंग को थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए इंडक्शन हीटिंग में हमने अभी जो बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट या एसी करंट का यूज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट मटेरियल को दी जा सकती है। उसके बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो मटेरियल का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना हो, लो होना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ठीक, जब वोल्टेज मैग्नीट्यूड हायर होगा तो सीधी सी बात है हमको फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का कंसिडरेशन भी हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी उतनी साइकिल पर सेकंड होगी, उतने बार हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कॉइल में चेंज होगा और उसके कारण एडी करंट का फॉर्मेशन, लोकल करंट्स का फॉर्मेशन भी उतनी बार होगा। आइए इस सर्किट को देखते हैं और देखते हैं एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्या है।
अगर इस सर्किट को देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट दिया गया है, कॉइल में दिया गया है, कॉइल में फ्लक्स होगा और उस पर्टिकुलर कॉइल के बीच में चार्ज रखा गया है। चार्ज मेटल हो सकता है या कोई स्पेसिमेन हो सकता है या फेरिक मटेरियल हो सकता है या नॉन फेरिक मटेरियल हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज को मोल्टन स्टेट में लाने के लिए या फिर किसी भी तरीके का आप कह सकते हो हमें सरफेस को हार्ड करना है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका एप्लीकेशन हम लोग इंडक्शन हीटिंग में यूज करते हैं और इस चार्ज को, जो भी ये चार्ज है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। ठीक, आइए इस सर्किट को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि कहाँ पे एडी करंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, हमने एसी सप्लाई दी और इस एसी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी हाई रख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी हाई रख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में अगर कंसिडर किया जाए तो हमारे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से हमारा ये करंट का डायरेक्शन होगा। और जब ये कॉइल में जाएगा तो फ्लेमिंग या आप कह सकते हो राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे मेटल पीस को हमने इस पर्टिकुलर कॉइल में रख दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल करंट का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से लोकल करंट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग इस एडी करंट के बारे में बात करते हैं जो कि लोकल करंट की तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे इस एडी करंट का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है -1/r डी फाई बाई डी टी। और इस एडी करंट के कारण होगा क्या कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट होगा स्पेसिमेन में। ठीक, बट अगर सपोज करिए हमारा मटेरियल क्या है, फेरिक मटेरियल है, तो वहां पे हिस्टेरिसिस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा और जब रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत होगी, अब रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ करंट, तब हमारे पास क्या होगा, वहां पर रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ पर्टिकुलर लॉसेज होंगे और उन पर्टिकुलर लॉसेज को कंसीडर करेंगे हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेज। बट कंडीशन यहाँ ये होनी चाहिए कि मटेरियल कैसा हो, हमारा कैसा हो, फेरिक मटेरियल हो, तभी हिस्टेरिसिस का कंट्रीब्यूशन आएगा हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल हुआ। आइए समझते हैं अगली स्लाइड को, और यहाँ पे अभी हमने जो बात की थी उन्हीं सारी चीजों को कंपाइल किया गया है। तो हीटिंग इफेक्ट अगर देखा जाए तो डिस्क में डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स में, तो प्राइमरी कॉइल करंट की मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कितने हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाई है या लो, मैग्नेटिक कपलिंग कैसी है, वीक है या नहीं या स्ट्रॉन्ग है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, उससे डायमेंशन ऑफ दी डिस्क या पर्टिकुलर स्पेसिमेन या चार्ज के बारे में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसी के बाद अगर चार्ज में हम ये मानते हैं कि मटेरियल कैसा है, चार्ज का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो याद रखिएगा हीट खाली डेवलप होगी एडी करंट लॉसेस के कारण। बट अगर मटेरियल हमारा कैसा है, मैग्नेटिक इन नेचर है, तब हम लोग देखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस को का भी कंट्रीब्यूशन एडी करंट लॉस के साथ जुड़ेगा और हीटिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। जो हिस्टेरिसिस लॉस हैं और एडी करंट लॉस हैं, ये दोनों डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी में, मगर अगर देखा जाए हाई फ्रीक्वेंसी में तो एडी करंट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हिस्टेरिसिस। अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, और एक यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच भी है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड म्यू इज द परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद एप्लीकेशंस में देखिए, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, सरफेस हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, बॉन्डिंग है, क्योरिंग है, इनकैप्सुलेटिंग है, मेल्टिंग है, फॉर्जिंग है, सुपर हीटिंग है, क्रिस्टल ग्रोइंग है। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इन एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नेस के बारे में जानते हैं। तो फर्नेस बेसिकली क्लासीफाई है दो तरीके की कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी में आता है कोर टाइप या फिर लो फ्रीक्वेंसी फर्नेस, और दूसरी कैटेगरी में आता है कोरलेस टाइप और हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। कोर टाइप के बारे में बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज मिनिमम सबसे कितनी हो सकती है, 10 हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 500 से 600 हर्ट्ज या हमें फ्रीक्वेंसी कुछ केसेस में किलो हर्ट्ज में भी ऑब्टेन हो सकती है। ठीक, कोर टाइप फर्नेस जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ कोर टाइप फर्नेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फर्नेस होता है एज अ ट्रांसफार्मर की तरीके से ऑपरेट करता है। ऐसे फर्नेस अगर देखे जाए तो तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई है। अगर पहली कैटेगरी देखी जाए तो डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस है, दूसरी कैटेगरी देखी जाए तो वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस है, और तीसरी कैटेगरी कैसी है, इनडायरेक्ट कोर टाइप। डायरेक्ट कोर टाइप समय के साथ ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनका पावर फैक्टर बहुत कम होता है और मैग्नेटिक कपलिंग भी कमजोर होती है। आइए समझते हैं डायरेक्ट कोर टाइप
फर्नेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो डायरेक्ट कोल्ड टाइप फर्नेस में अगर आप देखेंगे तो ऐसे फर्नेस में बेसिकली ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट होता है और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है वहां पे खाली सिंगल टर्न होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, इस स्कीमेटिक में देख रहेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में तो नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है, ज्यादा है, बट सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्न है। ठीक, सिंगल टर्न है। और अगर आप यहाँ पे I2 को देख रहे हैं तो ये करंट फ्लो हो रही है। जब तक इस क्रूसिबल के अंदर चार्ज रहेगा तब तक ये करंट की फ्लो होगी और ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से प्रोड्यूस होगी और हीटिंग इफेक्ट में इन्वॉल्व होगी। बट जैसे ही हमारे पास जो भी स्पेसिमेन है या चार्ज है वो अपनी मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको उसको आउटलेट से वापस ले लिया जाएगा, तो ये क्रूसिबल खाली हो जाएगा और I2 करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आइए समझते हैं ये डायरेक्ट कोर टाइप जो स्ट्रक्चर, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इनके ड्रॉबैक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है कि कपलिंग क्या है, बहुत कमजोर कपलिंग है, मैग्नेटिक कपलिंग इज वेरी वीक। दूसरी चीज, जब मैग्नेटिक कपलिंग कमजोर हो जाती है तो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाता है और पावर फैक्टर घटने लगता है। अगर लीकेज रिएक्टेंस को हमें देखा जाए, जो बढ़ा हुआ है इसको घटाना है, तो आपको मालूम है एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई FL होता है। तो एफ को अगर हम लोग घटा दें तो लीकेज रिएक्टेंस जो बढ़ रहा है उसको ओवरकम किया जा सकता है, और इसीलिए ऐसे फर्नेस को लो फ्रीक्वेंसी पे काम कराते हैं जो कि 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में ले देखा जाए तो सबसे पहली बात, मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, घटाना है। क्यों? क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को हमको घटाना है तो फ्रीक्वेंसी को घटाना है, और फ्रीक्वेंसी को घटाने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट का रोल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी चेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम एक अलग से मोटर जनरेटर सेट लगाएंगे, मोटर प्लस जनरेटर सेट लगाएंगे। और उससे होगा क्या, उससे दिक्कत ये होगी कि हमारे पास जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट अगर कंसीडर किया जाए तो अगर आप इसके ध्यान से इसके क्रूसिबल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका जो क्रूसिबल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऑड है। ठीक है ना, वो आपको सिलिंड्रिकल टाइप का नजर आ रहा होगा, ना क्यूबॉइड टाइप का नजर आ रहा होगा। तो जब इसका क्रूसिबल का स्ट्रक्चर ऑड है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस में इनकन्वीनियंस डेवलप हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक पिंच इफेक्ट का रोल भी डेवलप होने लगता है, जिसके कारण कुछ वॉइड्स और बबल्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, वॉइड्स और बबल्स के कारण भी वो जो इफेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इफेक्ट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वॉइड्स और बबल्स हमारे क्या होंगे, बेसिकली बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में या ऐसे पर्टिकुलर फर्नेस में फ्रीक्वेंसी को घटा के रखते हैं जिससे पिंच इफेक्ट का रोल यहाँ पे ना प्ले हो। आइए समझते हैं वर्टिकल कोर टाइप स्ट्रक्चर, और ये जानते हैं कि वर्टिकल कोर टाइप स्ट्रक्चर में बेसिकली जो डायरेक्ट कोर टाइप स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज थे उनको कैसे ओवरकम किया गया। तो सबसे पहला जो इफेक्ट अगर आप देखेंगे, जो वहां पे हमको नजर आ रहा था डायरेक्ट कोर टाइप में, वहां पे हम लोग बेसिकली फर्नेस के बारे में ये देख रहे थे कि वहां पे कुछ पिंच इफेक्ट का रोल हो रहा था। तो वहां पे पिंच इफेक्ट का रोल क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लीकेज रिएक्टेंस की प्रॉब्लम थी डायरेक्ट कोर टाइप में, बट यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कपलिंग यहाँ पे कितनी होगी, स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। ठीक, और दूसरी अगर देखा जाए तो वर्टिकल जो कोर टाइप हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका नाम एक होता है जो फेमस नाम है, कभी कभी आपको बुक में वर्टिकल कोर टाइप की जगह बात यूज करते हैं हम लोग, एजेक्स वेट इंडक्शन फर्नेस के बारे में बात करते हैं। एजेक्स टैग इंडक्शन फर्नेस के बारे में बात करते हैं। आइए इनका बेसिक डायग्राम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फर्नेस में किस तरीके का डायग्राम है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है और कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको काफी कंफ्यूजन होगा। इस डायग्राम को तभी समझ सकते हैं जब आपको शेल टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो। शेल टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो वाइंडिंग्स होती हैं हमारी मिडिल लिम्ब में होती हैं। ठीक है, वाइंडिंग्स जो भी होंगी मिडिल लिम्ब में होंगी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होंगी, मिडिल लिम्ब में होंगी। तो मिडिल लिम्ब के कारण यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारा ये जो वर्टिकल कोर टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा लिम्स हैं, एक लिम्ब हमारी कोर की ये है, दूसरी लिम्ब हमारी ये है, और मिडिल लिम्ब हमारी क्या है, ये। ठीक, तो ये शेल टाइप का ट्रांसफार्मर का बेसिकली कोर का कॉन्सेप्ट यूज करता है। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हमारी अगर देखेंगे तो मिडिल लिम्ब पे होगी, तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी बेसिकली यहाँ पे है। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग देखेंगे या सेकेंडरी वी चैनल कहाँ बन रहा है, तो सेकेंडरी वी चैनल यहाँ बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एयर गैप क्या है, बहुत कम है। जो चार्ज है क्रूसिबल में, जो वी शेप
आपको दिख रहा है वेंट कट फॉर्म में, तो यहाँ पे एयर गैप बहुत कम है। तो जब एयर गैप बहुत कम है तो इसका एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपको मालूम है लॉसेस हमारे या हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो हमको ज्यादा ऑब्टेन होगी। और कन्वेक्शन फिनोमिनन के कारण ये जो बेसिकली आप सरफेस देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्शन करंट फ्लो होने लगेंगे, और वो बेसिकली चार्ज में जो हीटिंग इफेक्ट होगा उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे होंगे तो चार्ज इनलेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के बारे में बात की जाती है। इसका मतलब यहाँ पे पोर्सिलिन टाइप का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं एज ए इंसुलेटर। इसी तरीके से जो चार्ज होता है इसको मोल्टेन स्टेट से अगर बाहर लिया जाए तो ये इसको यहाँ से हम लोग बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक अगर इंसुलेशन की कहीं भी बात होती है तो हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं सिरेमिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ पे है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ पे, एडी करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वी शेप वेंट कैसे है, चार्ज कहाँ पे है, ठीक, कन्वेक्शन करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 कोर क्यों है, क्योंकि ये शेल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि अभी मैंने आपको बताया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फर्नेस के बारे में। ठीक, तो एजेक्स वेट टाइप का जो फर्नेस होता है, अगर इसकी इनसाइड लेयर देखी जाए तो ये इनसाइड जो लेयर होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि किस टाइप का चार्ज आप यूज कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्ले लाइनिंग का यूज करते हैं जब हम लोग येलो ब्रास के बारे में बात करते हैं, और हम लोग जब एलॉय ऑफ मैग्नीशिया और एल्युमिनिया का यूज करते हैं जब हम लोग रेड ब्रास के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे ये बात होती है कि जो टॉप सरफेस है इस पर्टिकुलर फर्नेस की, वहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। क्यों इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर जो चार्ज है अगर उसको रिमूव करना है तो किस तरीके से रिमूव करा जाए, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की भी जरूरत है। अगर इसके में देखा जाए कि जो आउटलेट के बारे में बात करें जाए तो आउटलेट के लिए हम लोग को हाइड्रोलिक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोलिक अरेंजमेंट के लिए हमें ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके का अरेंजमेंट हो जहाँ पे टिल्टिंग ऑफ द फर्नेस की जा सके। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट कपलिंग अच्छी है और पावर फैक्टर भी ऑप्टेन हमारा सफिशिएंट है। और कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करें तो एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली मेल्टिंग और रिफाइनिंग ऑफ ब्रास, ठीक है, और नॉन फेरस मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो याद रखिएगा जब भी ब्रास के बारे में या रिफाइनिंग और मेल्टिंग ऑफ ब्रास के बारे में बात हो रही तो एजेक्स वेट टाइप ऑफ फर्नेस का बहुत प्रोमिनेंस रोल है। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस का। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इनडायरेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो हीट प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें रेडिएशन मैकेनिज्म का भी रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तभी हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज को हीट मिल रही है वो रेडिएशन फिनोमिनन से मिल रही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस के। अब ऐसे फर्नेस में अगर देखा जाए तो दिस टाइप ऑफ फर्नेस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग हीट ट्रीटमेंट टू मेटल्स। अ सिंपल इंडक्शन फर्नेस विद द एब्सेंस ऑफ कोर, ऐसे फर्नेस में कोर नहीं होता है, या फिर अगर कोर होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, सेकेंडरी वाइंडिंग अगर देखा जाए तो वो क्या बेसिकली कंटेनर की वॉल ही होती है, ठीक है, या फिर फर्नेस की वॉल भी होती है जहाँ पे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को कंसीडर करते हैं। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखिएगा जो हीट प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड टू दी चार्ज बाय रेडिएशन, और इसीलिए इन इस कोर ऐसे कोर टाइप इस फर्नेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कोर टाइप ऑफ फर्नेस। ये जो पर्टिकुलर फर्नेस है ये कॉम्पिटिशन देते हैं रेजिस्टेंस ओवन को भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डायग्राम्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो कोर है ये बेसिकली कंटेनर वॉल्स को भी टच कर रहा है और बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग को भी टच कर रहा है, तो ये कोर का स्ट्रक्चर है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे एक डिटैचेबल मैग्नेटिक सर्किट बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, ये डिटैचेबल मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक, तो डिटैचेबल मैग्नेटिक सर्किट का फायदा ये होता है कि सपोज करिए हमारे पास ये जो सर्किट है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर सकता है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच रहा है, और ये टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट ए बी मेड अप ऑफ स्पेशल अलॉय एंड इज केप्ट इनसाइड द चैम्बर ऑफ द फर्नेस। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और कुछ समय बाद जब हमारा जो भी स्पेसिमेन है वो ठंडा हो जाता है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज कैसे जो भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है उनको रिगेन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि फर्दर ऐसे जो इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस होते हैं वो बेसिकली
उसमें मैग्नेटिक सर्किट और रिलक्टेंस का क्या रोल है। तो अगर देखा जाए, जब ओवन हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो मैग्नेटिक सर्किट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलक्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब इंडक्टिव इफेक्ट घटता है तो जो सप्लाई मिल रही होती है, हीट सप्लाई मिलती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ऐसे जो फर्नेस है यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल का मैकेनिज्म सही होता है और इफेक्टिव होता है। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया कि डिटैचेबल हो सकता है और रिप्लेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि किस क्रिटिकल रेंज में बात कर रहे हैं, क्या कुछ 400 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं या 1000 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं। ऐसे फर्नेस को अगर देखा जाए तो उनका पावर फैक्टर क्या रहता है, 0.8 के आसपास रहता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में। और कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस में अगर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लिए जाए तो सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट, ये सिंपल फर्नेस होता है क्योंकि यहाँ पे कोर नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जो हीट डेवलप होती है वो एडी करंट के कारण होती है। और जो ऐसे फर्नेस होते हैं उसमें रिफ्रैक्टरी और सिरेमिक क्रूसिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कॉयल होता है। हाँ, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है विद इन अ कॉयल होता है और वो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर को फॉर्म करता है। ऐसे जो फर्नेस होते हैं उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, और जो कि ये कंटेनर होते हैं ये इटसेल्फ सेकेंडरी के तरीके से काम करते हैं। ठीक, अगर कंटेनर के बारे में बात किया जाए, अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा या उसका जो चार्ज होगा, बेसिकली अगर बात की जाए कंडक्टिंग इन नेचर होगा या नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग वर्ड होना चाहिए। ठीक, चाहे वो कंटेनर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो या अगर वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो तो उसका चार्ज कैसा हो, कंडक्टिंग हो। ठीक, अगर कंडक्टिंग मटेरियल का है तो चार्ज कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात है, अगर कंटेनर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है तो चार्ज को कंडक्टिंग मटेरियल होना जरूरी है। अगर कंटेनर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज को कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज चार्ज के अंदर होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं ऐसे फर्नेसेस में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सिलिंड्रिकल क्रूसिबल है और रिफ्लेक्टरी लाइनिंग प्रोवाइड की गई है। प्राइमरी वाइंडिंग इज बाउंड अराउंड द क्रूसिबल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सब क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी जो क्रूसिबल के बाहर है। ठीक, दोनों साइड का मतलब क्या है, आप एक वायर गया होगा, दूसरे वायर दूसरे साइड से निकला होगा, तो एक क्रॉस से कन्वेंशन से डिनोट हो रहा होगा, एक हमारा डॉट कन्वेंशन से हो रहा होगा। ऐसे जो फर्नेस होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और स्किन इफेक्ट का रोल हाई फ्रीक्वेंसी में मिल जाता है, और उसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्राइमरी का क्या हो जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग का बढ़ जाता है। और जब ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ, या आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेज होने लगते हैं, और इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग गर्म होने लगती है, और इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग को हॉलो करके रखा जाता है, और उसमें से बेसिकली वाटर को सर्कुलेट किया जा सकता है जिससे प्राइमरी वाइंडिंग हीट ना हो। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जाए तो 500 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज रहती है, और अगर वोल्टेज रेंज के बारे में बात की जाए तो ये वोल्टेज रेंज 1000 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक रहती है। ठीक, तो मोर और लेस हमने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और आपको ये भी स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, कोरलेस टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी कवर अप किए हैं ये आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इनमें से किसी भी फर्नेस से रिलेटेड तो आप मुझे पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर फर्नेस को डिटेल में लेके स्टडी करूंगा। जब तक आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे फंडामेंटली आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस हम लोगों ने कंसीडर किया, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इस पर्टिकुलर फर्नेस में कंसीडर किए जाए तो उसमें से अगर आप देखें तो मैं कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि प्राइमरी कॉइल को एक्साइट किया जाएगा अल्टरनेटिंग सोर्स से, फ्लक्स सेटअप होगा, फ्लक्स के कारण इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा चार्ज में, और जो डायरेक्शन देखा जाए रिजल्टेंट एडी करंट का, वो डायरेक्शन ऐसा होता है कि जो प्राइमरी करंट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट हो, 90 डिग्री का फेज डिफरेंट हो दोनों पर्टिकुलर फ्लक्सेस में। ठीक, ये सारी चीजें बताई थी, और इसमें ये भी बताया था जो एडी करंट हमारे हैं, जो एडी करंट लॉसेज हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और
यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है। और क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी कोर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में आप यहाँ पे भी इसको रिलेट कर लीजिएगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता होगा तो वो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे इसका देखा जाए तो ईज ऑफ कंट्रोल है, बहुत आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन को भी घटाया जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को भी घटाया सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एज द टाइम टेकन टू रीच द मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेस। ठीक है, और जो एडी करंट चार्ज में डेवलप होते हैं वो इटसेल्फ होते हैं और ऑटोमेटिक स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, कॉस्ट कम होती है ऑपरेशन की भी और इरिक्शन की भी। और कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हमारा कोरलेस टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस का, तो कोरलेस इंडक्शन टाइप फर्नेस में अगर आप देखेंगे तो इंटरमिटेंट अगर कहीं ऑपरेशन हो रहा होगा तो वहां पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली फंडामेंटल हो गया। आइए एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर न्यूमेरिकल हम लोग छोटा सा कंसीडर करते हैं, समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ, डिटरमाइन करना है हमको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 टन ऑफ जिंक। हमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, वी हैव टू मेल्ट दी 2 टन ऑफ जिंक। और इस पर्टिकुलर जो मेल्ट करना है हमको जिंक को, इसको किस 1 घंटे में करना है, 1 आवर में। ठीक, और हमें ये चेक करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको अगर हमको मेल्ट करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी यहाँ पे कितनी जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी अगर हमको मेल्ट करना है 2 टन ऑफ जिंक। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, आप क्वेश्चन में देखिएगा कि इफिशियंसी क्वेश्चन में कितनी गिवन है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में इफिशियंसी सपोज करिए 70% गिवन है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट अगर देखा जाए, स्पेसिफिक हीट देखी जाए हमारी, स्पेसिफिक हीट किस चीज की होगी, स्पेसिफिक हीट जो भी बेसिकली मटेरियल है जिसको मेल्ट करना है उसकी अगर स्पेसिफिक हीट देखी जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ जिंक कितनी होगी हमारी, 1 होगी। ठीक, सॉरी यहाँ पे होगी हमको लगता है 0.1 होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ जिंक हमारी क्या होगी, 0.1। लेटेंट हीट के बारे में बात की जाए, लेटेंट हीट, क्योंकि हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक हीट का भी रोल आता है और लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट अगर जिंक की देखी जाए तो हमारी कितनी होगी, ये अराउंड मुझे लगता है 26.67 किलो कैलोरी पर केजी होगी। ठीक, और कोई कंसिडरेशन यहाँ बचा, एक कंसिडरेशन हमारा ये बचा है कि टेम्परेचर क्या है। तो अगर टेम्परेचर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली 480 डिग्री सेल्सियस। और जिंक का स्टार्टिंग में टेम्परेचर स्पेसिमेन का अगर देखा जाए स्टार्टिंग टेम्परेचर, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारा बेसिकली कितना है, हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर इतनी चीजें हमको मालूम है क्वेश्चन में कि हमें कितना जिंक मेल्ट करना है, कितने घंटे में करना है, कितनी एफिशिएंसी है, क्या स्पेसिफिक हीट है, क्या लेटेंट हीट है जिंक की, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर है जिंक का 25 डिग्री सेल्सियस, और फिर जब मेल्ट करना है तो 480 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि इसमें मेन फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो आपको टोटल हीट के बारे में मालूम होना चाहिए। अब टोटल हीट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या कंसिडरेशन लेना है, सबसे पहला सबसे पहला कंसिडरेशन क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, 480 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो बेसिकली फॉर्मूला होगा W मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है,
W बेसिकली क्या है, कितना वेट है, तो यहाँ पे कितना है ये बेसिकली 2000। कितनी स्पेसिफिक हीट है देखा जाए तो 0.1। T2 टेम्परेचर कितना है 480 और T1 टेम्परेचर कितना है 25। तो टोटल हीट में जो पहला पार्ट होगा वो 25 डिग्री से 480 डिग्री पहुंचने में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्पेसिफिक हीट का, वो दूसरा कंसिडरेशन क्या होगा, दूसरा कंसिडरेशन हम लोग लेंगे, हम लोग लेटेंट हीट का लेंगे। ध्यान रखिएगा दूसरा कंसिडरेशन क्या होता है, लेटेंट हीट का लेंगे। और लेटेंट हीट में रहेगा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंसिडरेशन लेंगे मेल्टिंग का। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या लेंगे, मेल्टिंग का। और मेल्टिंग के कंसिडरेशन में जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या होगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। वेट कितना है हमारा 2000 और लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है हमारी 26.67। तो हीटिंग के कंसेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना है कि टेम्परेचर को सबसे पहले क्या करना है, रेस करना है। टेम्परेचर को रेस करना है कहाँ से, 25 से 480। रेजिंग में कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है। उसके बाद लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को मेल्ट करना है। तो वहां पे लेटेंट हीट का यूज होगी, तो दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक रेजिंग ऑफ टेम्परेचर, दूसरा मेल्टिंग ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 144,340 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। अब आपको मालूम है एनर्जी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको मालूम है कि एक कैलोरी अगर देखा जाए, एक कैलोरी जो होती है उसमें कितने जूल होते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में 4.18 जूल। एक कैलोरी में इतने जूल हुए, ठीक है। और अगर देखा जाए दूसरा रिलेशनशिप कि एक वॉट में, 1 वॉट में हमारा कितने जूल पर सेकेंड होंगे, तो 1 जूल पर सेकेंड होगा। तो फर्दर अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यूज को अगर कंसिडर करते हुए हम लोग बात करें तो हम ये लिख सकते हैं नहीं कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 वॉट सेकेंड, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं इसलिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें इफिशिएंसी वाला फॉर्मूला यूज करना है और वहां पे इफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टोटल पावर है उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं स्लाइड को रब करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। तो अगली स्लाइड पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे अगर बात करा जाए, अभी हमने जो जो वैल्यूज निकालनी है उनको कंसिडर करते हैं और अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगी, टोटल हीट कितनी है 144,340 किलो कैलोरी वाला टर्म है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कितने वॉट सेकेंड होंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.18 वाला फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली वैल्यू आ गई हमारी, ये बेसिकली इस तरीके से आ गई। उसके बाद 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी को 0.070 है। और यहाँ पे ये जो फैक्टर आ रहे हैं, ये जो आप फैक्टर देख रहे हैं, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू थी वॉट सेकंड में आ रही थी, और वॉट सेकंड में आ रही थी, और बट हमें वैल्यू किस में चाहिए, किलो वॉट आर में चाहिए। तो हमने किलो वॉट आर में चाहिए, तो अगर एक आर में कितने सेकेंड्स होंगे, तो हमने क्या किया 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दिया, तो 3600 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा 239.42 किलो वॉट आर। ठीक,
ये आपको मिल जाएगा आंसर इलेक्ट्रिकल इनपुट का। और आप जानते हो एनर्जी जो होती है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी होती है। और पावर बेसिकली हमारा क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। पावर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो अब आपको मालूम है कि एनर्जी इनपुट कितनी है, एनर्जी इनपुट आपने कितनी निकाल ली, तो ये निकली 239.42 किलो वॉट आर। और टाइम कितना क्वेश्चन में गिवन है, टाइम 1 घंटा गिवन है। तो यहाँ पे कितना पावर की जरूरत पड़ेगी, 239.4 किलो वॉट। तो ये फंडामेंटल हो गया। और ये जो एनर्जी इनपुट का फॉर्मूला, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको मालूम है एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाई इनपुट। तो क्वेश्चन में क्या क्या किया मैंने, क्वेश्चन में हमको एफिशिएंसी मालूम थी और क्वेश्चन में हमको हीट मालूम थी। हीट को हमने बेसिकली वॉट सेकंड में थी तो किलो वॉट आवर में उसको कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको 3600 से डिवाइड करके इस आउटपुट को करा और यहाँ से इनपुट की वैल्यू हमने निकाल ली और एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसको लगा दिया और हमको पता चल गया कि इतने अमाउंट ऑफ पावर की हमको जरूरत है, 239.4 किलोवाट। तो यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग का पूरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। और फर्दर अगर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मिले तो अगले लेक्चर में हम लोग उसको इंडक्शन हीटिंग में कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम लोग अगले लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। और गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you just find this particular videos content nice, please do like, and just a message to all of you that there will be probably 250 to 60 lectures in this particular segment of utilization of energy interaction. So stay in track, and I will be also discussing some objective type MCQs in this particular lecture series, because our exam pattern would be an objective type question, so it can help you in just having an analytical approach how to deal a topic. So please do subscribe for more videos. Thanks for watching. God bless you all.